मैं डॉक्टर डीपी सिंह, आयुर्वेद शिरोमणि, आयुर्वेद मार्तंड, आयुर्वेद वाचस्पति पीएचडी। पिछले 45 साल से आयुर्वेद पर विभिन्न शोधों के साथ साथ चिकित्सा क्रम अभ्यास कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर लेकर चल रहा हूँ जिसे कहते हैं मंडूर। मंडूर माने लोहे का जंग। लोहे की मूर्छा जो आ जाती है उसको मंडूर कहते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए जो लोहे के कारखाने हैं उनके आसपास जो लोहे का कबाड़ा इकट्ठा हो जाता है, 100 वर्षों के अंदर उसमें पानी लग करके, वर्षा से, धूप लग करके वो किट में बदल जाता है। अब आपको उत्तम क्वालिटी का मंडूर लेने के लिए जो भारी हो, जिसमें छेद ना हो, प्लेन हो और जो तोड़ने पर अंदर से ग्रे कलर का नजर आए, वह मंडूर उत्तम होता है। 100 वर्ष का मंडूर उत्तम माना गया है। 80 वर्ष पुराना मंडूर मध्य और उससे कम का मंडूर निष्कृष्ट यानी बेकार होता है, उसे यूज नहीं करना चाहिए। मंडूर भस्म बनाने की विधि शुरू करते हैं। 50 तोले या ये समझिए 50 तोले 500-600 ग्राम मंडूर लेकर के उसको एक आग की भट्टी पर तपा करके जब वो तप कर लाल हो जाएगा तो 21 बार गौमूत्र के अंदर उसको बुझाते हैं। 21 बार, एक बार बुझाएंगे, फिर निकालेंगे, फिर आग पे तपाएंगे, फिर गर्म करेंगे आग पर, फिर उसको गौमूत्र में डालेंगे। इस प्रकार 21 बार गौमूत्र में डालने पर मंडूर का शोधन हो जाता है। अब उसको भस्म बनाने की अगली प्रक्रिया पर चलते हैं। उस बुझाए हुए मंडूर को जो शोधित हो चुका है उसे एक लोहे की खरल में डाल करके अच्छी तरह कुटाई करते हैं। कूटते कूटते उसको चलनी में छान करके, उस पाउडर को चलनी में छानते हैं। चलनी में छानने के बाद गौमूत्र मिला करके उसकी टिकिया बना करके धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं। जब वो टिकिया सूख जाती हैं तब हम उनको सराव संपुट में रखते हैं। सराव संपुट का मतलब एक मिट्टी का पात्र लेते हैं, मिट्टी के पात्र के अंदर उन्हें रखते हैं। उस मिट्टी का पात्र जब वो भर जाएगा उन टिकियाओं से, मंडूर की से, उनके ऊपर भी मिट्टी का पात्र का ढक्कन लगा करके और मुल्तानी मिट्टी घोल करके उसमें कपड़ा लपेट करके उसको चारों तरफ से लपेट कर बंद कर देते हैं। वो संपुट बन जाता है। इस संपुट को धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं। 3-4 दिन में धूप में सूख जाएगा। सूखने के बाद एक 3 फुट गहरा, 3 फुट चौड़ा, 3 फुट लंबा, इसको कहते हैं गजपुट, यानी कि 3 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा, 3 फुट गहरा एक गड्ढा खोद करके उसमें गाय के गोबर के कंडे रखकर बीच में उस संपुट को रखकर ऊपर से फिर कंडे चिन देते हैं और एक मध्यम अग्नि दोपहर तक जलाए, ऐसी अग्नि का उपयोग करते हैं। दोपहर में अग्नि जलकर शांत हो जाएगी। सर्वांग शीतल होने पर जब पूरी तरह ठंडा हो जाएगा, अग्नि पूरी तरह से बुझ जाएगी, यानी कि अगले दिन हम संपुट को निकालेंगे, संपुट के अंदर से खोलेंगे, उन टिक्कियों को निकालेंगे और उन्हें पुनः खरल में डाल करके, गौमूत्र डाल करके फिर से भावना देंगे और भावना दे करके फिर टिकिया बनाएंगे और फिर उन्हें उसी तरह से संपुट में रखकर गजपुट की अग्नि देंगे। मध्यम अग्नि देनी, इसमें तीव्र अग्नि नहीं देनी। इस प्रकार से 7 फुट देने पर मंडूर भस्म तैयार हो जाती है। तब हम इसे कपड़ छन करके खरल में पीसेंगे। पीसने के बाद कपड़ छन करके कपड़े में छान कर और बोतल या डिब्बे में सुरक्षित रख लेंगे। ये आपकी मंडूर भस्म तैयार हो गई। बताने के लिए तो 2 मिनट में बन गई, अपितु जब हम इसे तैयार करने बैठेंगे तो इसमें आपको 15 दिन का समय लगेगा। 15 से 20 दिन में ये तैयार हो जाएगी। अब ये मंडूर भस्म जो है
लौह भस्म से गुणों में तो थोड़ी न्यून है, कम होती है, मगर जहां पर लौह भस्म को थोड़ा गरिष्ठ भारी माना गया है, जैसे बच्चों को देने के लिए, तो वहां पर हम मंडूर भस्म का उपयोग करेंगे। इसकी मात्रा 6 रत्ती तक है। 6 रत्ती माने 6 रत्ती आपके 1 रत्ती 125 mg का होता है, तो 6 रत्ती सुबह, 6 रत्ती शाम शहद में मिलाकर देंगे। किन लोगों को? पांडु रोग में। पांडु रोग माने एनीमिया, एनीमिया के अंदर देंगे सुबह शाम। और हम इसके ऊपर से ताजा गिलोय का काढ़ा बनाकर पिलाएं तो सर्वोत्तम है। मैंने अपने चिकित्सा कार्य में देखा है कि जो लोग एलोपैथिक के तमाम आयरन सिरप वगैरह लेकर के, आयरन इंजेक्शन लेकर के, पर एनीमिया यानी पांडु से मुक्त नहीं होते, मंडूर भस्म के साथ में गिलोय का काढ़ा, ताजा गिलोय का काढ़ा बनाकर पिलाने में सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होता है। एक आज से 30 वर्ष पूर्व मेरे पास रोगी आया, जिसका डॉक्टर ने चेक करके बताया कि HB इसका सिर्फ 3 ग्राम है, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कराना पड़ेगा। वो मेरे पास लेके आके बोले, डॉक्टर साहब, वैद्य जी, जरा हमारे इस रोगी को देखो, इसे पीलिया हो गया है, कोई ठीक नहीं हो रहा। ठीक है भाई, ठीक नहीं हो रहा क्यों? मैंने देखा एलोपैथिक के तमाम प्रिस्क्रिप्शन देखे, तरह तरह की आयरन वगैरह दे रखी थी, अनेक प्रकार की, रोगी को लाभ नहीं हो रहा। मैंने उसको 6 रत्ती मंडूर भस्म शहद के साथ, ऊपर से पुनर्नवा का क्वाथ पिलाया। रोगी को 15 दिन के बाद जब मैंने उसका हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया तो 6 आया, और रोगी को असाधारण लाभ हुआ, फायदा हुआ। तो मंडूर खास तौर से ऐसे रोगियों में उपयोगी है जिनके यकृत यानी कि लीवर डिसीज पर, लीवर के कार्य का फंक्शन ठीक ना करने पर, जब भी हमें दिक्कत आती है। अभी इसी कंडीशन में जिन लोगों को जॉन्डिस यानी पीलिया यानी कि कामला, अंग्रेजी में जॉन्डिस कहते हैं, उसमें लीवर का फंक्शन बिगड़ जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं। जब वो काफी पुराना हो जाता है तो रोगी को देखता है तो वो कहता है, मेरे को सब चीज पीली नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में हम मंडूर को तिरकटू के साथ 4 रत्ती यानी 500 mg मंडूर भस्म को 3 मासी तिरकटू के साथ शहद मिलाकर सुबह शाम देने पर और गिलोय का काढ़ा पिलाने पर मैंने देखा रोगी को 25 दिन के अंदर जो उसके बिलिरुबिन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टोटल सब इंक्रीज थे, सब डिक्रीज हो गए। कई बार छोटे बच्चे हैं, माँ का दूध पीते हैं, अक्सर यकृत वृद्धि हो जाती है। उन छोटे बच्चों के लिए यह भस्म सौम्य है। इसमें एक रत्ती भस्म के साथ अगर हम गौदंती भस्म का उपयोग करते हैं और शहद के साथ देते हैं तो बच्चों को यकृत और पीलिया वृद्धि दोनों ठीक हो जाती हैं, पूरी तरह से क्योर हो जाती हैं और बच्चा स्वस्थ हो जाता है। कई बार बच्चों में सूखेदार रोग लग जाता है, जैसे रिकेट्स कहते हैं अंग्रेजी में रिकेट्स कहते हैं, आयुर्वेद में हम उसे सूखा रोग कहते हैं। ऐसी स्थिति में भी हमने देखा है, मैंने स्वयं देखा है, अपने चिकित्सा कर्म अभ्यास के अंदर देखा है कि मंडूर भस्म देने पर, 1 रत्ती मंडूर भस्म देने पर असाधारण लाभ मिला। इसलिए मैं अपने सभी छात्रों से, वैद्यों से ये निवेदन करूंगा कि वो आयुर्वेद का उत्थान करने के लिए आयुर्वेद की औषधियां जहां तक हो सके स्वयं निर्माण करें तो ज्यादा अच्छा है। अभी तो आज के समय में इतना समय नहीं मिलता, क्योंकि आज के बच्चे आलसी हो गए हैं और वो ये चाहते हैं कि वो बनी बनाई बाजार से खरीद लें। तो खरीदने में भी कोई दिक्कत नहीं है,
वैद्यनाथ कंपनी की, दूध पापेश्वर की बड़ी अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। अभी आप देखिए कि हमने एक रोगी देखा जिसका बिलिरुबिन डायरेक्ट 6 mg था, इनडायरेक्ट 7 mg था, एल्कलाइन फास्फेट उसका 250 था। अब यकृत की स्थिति बहुत खराब हो रही थी। डॉक्टरों ने उसको स्कैन करके बोला कि आपका तो लीवर वो सीरोसिस में जा रहा है। ठीक है, किसी हमारे रोगी ने उसे परिचय दिया कि आप चल के एक बार डॉक्टर साहब से मिल लो, आयुर्वेद का अच्छा इलाज करते हैं, एक बार उन्हें दिखा लो। तो भाई हम तो बहुत जगह एलोपैथिक में घूम आए, मैक्स हॉस्पिटल तक में घूम आए, हम तो कई लाख रुपए हम खर्च कर चुके हैं, कोई लाभ नहीं हो रहा। रोगी मेरे पास लाया गया, मैंने रोगी को 1.5 ग्राम की मात्रा में 1.5 ग्राम की मात्रा मंडूर की और उसके अंदर पीपल 1 ग्राम, पीपल का चूर्ण 1 ग्राम मिलाने के बाद शहद के साथ दे करके ऊपर से गिलोय का काढ़ा पिला करके 15 दिन बाद जब रोगी का मैंने LFT टेस्ट कराई तो उसका रिजल्ट बहुत सोवर था, अच्छा था, और उसके बिलिरुबिन टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी लगभग आधे पे आ चुके थे। उसके बाद उसका लीवर का स्कैन कराया 1 महीने बाद, तो लीवर पूरी तरह से स्वस्थ आ रहा था। 2 महीने की चिकित्सा के बाद वो रोगी को मैक्स हॉस्पिटल लेके गए, दिखाया, उनको देखना जी अब क्या हाल है। अब उन्होंने उसका स्कैन करके देखा लीवर का, लीवर तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, LFT करके देखिए बिल्कुल ठीक आ रही है। बोले भाई, अब उन्होंने उसको क्या धोखा देना शुरू कर दिया। बोले आप एक बार लीवर का बायोप्सी करानी पड़ेगी, बायोप्सी करके देखेंगे। अरे रोगी कुछ खा नहीं रहा था, पी नहीं रहा था, यहाँ तक कि वो एसाइटिस की तरफ, जलोदर की तरफ जाने लगा था, और सारे लक्षण ठीक हो चुके। अब उन्होंने उसको क्या कह के टाल दिया कि अब आपकी लीवर की बायोप्सी कराएंगे। लोग मेरे पास आए, बोले वैद्य जी, मैक्स हॉस्पिटल वाले तो ये कह रहे हैं कि अब लीवर का हमें बायोप्सी करके देखनी पड़ेगी। नहीं तो बायोप्सी करा लेते, क्यों? उन्होंने कह दिया अगले महीने करेंगे। अच्छा जी, अगले महीने करेंगे। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मन लगाकर जटिल रोगों पर चिकित्सा करें। सामान्य रोगी तो अक्सर एलोपैथिक वालों के भाग जाते हैं, वो पैरासीटामोल वगैरह खिला के बुखार उतार देते हैं, कुछ थोड़ा एंटीबायोटिक दे देते हैं, लोगों को रिलीफ हो जाता है, लेकिन फिर दूसरा रोग उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो मैं अपने छात्रों से ये निवेदन करूंगा, या मैं उन्हें ये आदेशित भी करूंगा कि वो लोग या तो अध्ययन कर रहे हैं या अध्ययन कर चुके हैं, तो आयुर्वेद के अंदर ऐसे रोगियों का चिकित्सा कीजिए जिन्हें एलोपैथिक के रोगी या अन्य पैथी के चिकित्सक उसे कह रहे हैं ये तो भाई अब ठीक नहीं होगा, मतलब उसे वो असाध्य कह रहे हैं। असाध्य क्या है, कृष्णाध्य क्या है, अब ये सब वो स्थिति जानते नहीं। उन्होंने तो केवल अपनी पैथी के अलावा दूसरे पैथी पे वो तो आदमी को भेजना ही नहीं चाहते। तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि मंडूर, जो बच्चे मिट्टी खाते हैं, एक चीज मुझे याद आई अचानक, जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उन्हें मैंने एक रत्ती मंडूर के साथ 1 रत्ती 70 किलो शहद के साथ दिला, और उन बच्चों ने मिट्टी खानी छोड़ दी। उसका कारण क्या है कि बच्चों के लीवर ठीक से काम नहीं करते और उन्हें एक पीलिया की कंडीशन है और मिट्टी खाने लगते हैं। कई बार मेरे मित्र डॉक्टरों को देखा कि वो आयरन का इंजेक्शन लगा रहे थे मिट्टी खाने छुड़ाने की, बात तो बिल्कुल ठीक थी कि आयरन दे रहे हैं उसको। अभी तो इतनी कष्टकारी चिकित्सा ना करके हम केवल 1 रत्ती यानी 125 mg 70 किलो और 125 mg
मंडूर भस्म को मिला करके शहद के साथ सुबह शाम अगर हम 15 दिन देते हैं, तो मैंने खुद देखा है बच्चों ने मिट्टी खानी छोड़ दी और उनका चेहरे का रंग लाल हो गया, उनकी भूख अच्छी हो गई, उनको चलने फिरने में बच्चे अच्छे हो गए, पढ़ाई लिखाई से मन चुरा रहे थे, वो प्रॉपर तरह से स्कूल जाने लगे। तो हमारे आयुर्वेद के अंदर एक से एक उत्तम औषधि योग हैं। अभी तो एक समस्या हमारे सामने और आती है, चरक संहिता ले लो, वांगमट संहिता ले लो, आप सुश्रुत संहिता ले लो, एक रोग के अनेक चिकित्सा लिखी हुई, एक रोग के लिए अनेक प्रकार के योग दे रखे हैं। अब ऐसी कंडीशन में चिकित्सक भ्रमित हो जाता है कि वो क्या दे। रोगी को ज्वर है तो क्या उसे वो पित्त पापड़ा दे? क्या पित्त पापड़े का उसे वो काढ़ा पिलाए? इस प्रकार से क्या वो उसे गिलोय का काढ़ा पिलाए? अब इतने सारे योग, एक एक रोग के लिए अनेक योग होने के कारण छात्र भी और चिकित्सक भी भ्रमित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मैंने अपने 45 साल का अनुभव से जो कुछ जाना है, जो कुछ सीखा है, वो आपके सामने मैं समय समय पर बताता रहूंगा, आपका ज्ञानवर्धन करूंगा, आपका उत्साह बढ़ाऊंगा। इससे मैं भी कुछ और ईसाइयों में सीख लूंगा, आप लोगों से भी सीखूंगा। अगर कोई छात्र मुझसे कुछ जानना चाहता है, वो कुछ अपनी इच्छा रखता है, तो सवाल पूछ सकता है कोई छात्र या कोई वैद्य अगर अपनी इच्छा रखता है, वो कुछ जानना चाहता है, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। बोलिए, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्ते। सर मैं वैद्य रुचि जैन बोल रही हूँ। जी, कहाँ से बोल रहे जी हैं? जी, रोहतक हरियाणा। जी बोलिए। सर मेरा प्रश्न यह था कि जैसे रिकेट्स के कई बच्चे आते हैं हमारे पास, तो हमें मंडूर भस्म के साथ मुझे गोदंती देना चाहिए या प्रवाल पिष्ठी देनी चाहिए, ये मैं कैसे डिसाइड करूं? हाँ, सवाल वही आ गया ना कि एक रोग के अनेक योग लिखे हुए हैं शास्त्रों में, और आदमी वहां पर भ्रमित हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम प्रवाल, चंद्रपुटी प्रवाल एक रत्ती देते हैं मंडूर के साथ, और सत्य गिलोय भी एक रत्ती देते हैं, तो मैंने खुद दिए हैं और आप लोगों को रोजाना मैं कुछ ना कुछ बातें बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। उत्तम योग है। बोलिए। जी सर। सर गोदंती भस्म का हम प्रयोग कैसे करें? देखिए, गोदंती तो एक ऐसी भस्म है जो एनाल्जेसिक भी है, एंटीबायोटिक भी है, एंटी एलर्जिक भी है, विभिन्न तरीके। अभी देखिए, लोग ज्यादातर इसको सर दर्द, हमारे वैद्य लोग ही ज्यादातर सर दर्द, ज्वर इत्यादि में इसका उपयोग करते हैं, किंतु मैंने समीर पन्नंग रस के साथ 6 रत्ती गोदंती भस्म, 1 रत्ती समीर पन्नंग रस के साथ शहद के साथ देने पर ल्यूकोरिया में सर्वोत्तम लाभ होते देखा है। सैकड़ों रोगी को दिया है और लाभ होता है। आप दीजिए, आप देखकर खुद महसूस करेंगे कि वाकई एक अच्छा फायदा हो रहा है। गोदंती एक ऐसी भस्म है जो सबसे सस्ती भी है, बनती भी जल्दी है, मेहनत भी कम करनी पड़ती है, किंतु विभिन्न योगों के साथ देने पर विभिन्न तरीके से वो अनेक रोगों, यहाँ तक कि वो अगर रक्तज मतलब वो अतिसार है किसी रोगी जी को, सर। तो हम गोदंती भस्म सौंफ के फांट के साथ अगर देते हैं और रोगी को लंघन कराते हैं, तो उत्तम लाभ मिलता है। आगे बोलिए। जी सर, धन्यवाद सर। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है वैद्य?